अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इमरान हुसैन पालवा तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से मुखातिब हूँ। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको PRC 3 इकोनॉमिक्स के कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स वगैरह बता दूं कि किस अंदाज में हमारे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन किस अंदाज में आते हैं। एक तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा ये 2 आवर्स का 2 घंटे का हमारा पेपर होता है। 2 आवर्स का हमारा पेपर होता है। 50 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स हमारे 100 है। अब आते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर कि किस अंदाज के हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्ट्रेट एमसीक्यूज नहीं आ रहे, ये 4 अंदाज में हमारे आ रहे होते हैं। एक तो ये सिंपल हमारे एमसीक्यूज आ रहे हैं, ये वो एमसीक्यूज हैं जो चाहे वो इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट हो या ए लेवल्स वाला हो, जो आप लोगों के पेपर के अंदर एमसीक्यूज आते हैं कि 4 ऑप्शन है, उसमें से आपने एक बेस्ट को लेना है, तो वो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है। सेकंड हमारा एमसीक्यूज आ रहा है सेलेक्ट 2 ऑप्शन। आई कैप ने ये भी एमसीक्यू इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उसमें से 2 ऑप्शन आपके सही होंगे। अब जब आई कैप ने सेलेक्ट 2 ऑप्शन वाले आपको एमसीक्यू देने होते हैं तो ज्यादातर वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बाद जो है आगे ब्रैकेट में मेंशन करता है कि सेलेक्ट 2 ऑप्शन, या समटाइम्स ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन के अंदर ही स्टेटमेंट के अंदर ही बोल देता है कि हाईलाइट या आइडेंटिफाई 2 अजम्पशन या फला फला, जो भी 2 वो हाईलाइट कर देता है, तो वो आपको खुद ब खुद इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये 2 ऑप्शन वाला है। या तो वो एंड में बोलेगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के एंड में ब्रैकेट में बोलेगा, या क्वेश्चन के अंदर टू उसने मेंशन किया होगा। तो सेकंड ये हो गया। हल्के फुल्के फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, ये चंद एक आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते। मेन एमसीक्यूज ही आ होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं कि उसने कोई ब्लैंक दे दी, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया, बीच में ब्लैंक कर दिया और क्वेश्चन दे दिया। लेकिन आई कैप की ब्लैंक के अंदर भी एक चीज होती है कि यहां पे भी वो ब्लैंक देके आपको बिल्कुल ब्लैंक नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन देगा। 2 ऑप्शन में के फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए ऑप्शन बी, यानी वो जो 2 ऑप्शन आपको गिवन होंगे उसी से आपने ब्लैंक के अंदर वो वैल्यू जो भी आंसर है वो पुट आपने करना होगा। एंड फोर्थली ट्रू एंड फॉल्स हमारे आर होते हैं, ये भी आपके चंदे का आ जाते हैं, यानी स्टेटमेंट दी उसके बाद उसने ए एंड बी करके बोल दिया ट्रू है या फॉल्स है, ये आपने बताना होगा। तो ये हमारे नेचर ऑफ क्वेश्चन आ गए। अच्छा, मेन जो हमारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं वो बेसिकली आपके पहले फर्स्ट 2 ये आ रहे हैं, सिंगल ऑप्शन वाले एमसीक्यूज और 2 ऑप्शन वाले एमसीक्यूज। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स ये आपके हल्के फुल्के आते हैं, इतने ज्यादा नहीं आते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेपर पैटर्न, जैसा कि आपको सिलेबस का मालूम ही है कि हमारा सिलेबस 3 सेक्शन में क्लासिफाई होता है। सेक्शन ए हमारा मेन माइक्रो है, उसकी बेसिक है, इसका जो वेटेज है 35 to 45% का हमारा वेटेज है। फिर मैक्रो सेक्शन भी मैक्रो के बेसिक है, 20 to 30% का वेटेज है। और फिर इकोनॉमिक्स पॉलिसीज एंड ट्रेंड है, 30 to 45% का वेटेज है। खैर इसके चक्कर में नहीं पड़ेगा, नॉर्मली इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ज्यादातर ये होता है कि तकरीबन 55% जो है मैक्रो के एमसीक्यूज आते हैं और आपके जो है 45% जो है माइक्रो के एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन कभी कभार ये होता है कि आई कैप 50-50% का रेशो दे रहा है कि फॉर एग्जांपल 25 माइक्रो के हो गए, 25 मैक्रो के हो गए। लेकिन अगर इस वेटेज की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 45% माइक्रो में से है और 55% आपका मैक्रो में से है। तो ये हमने सिलेबस को उसको कर लिया, लेकिन आपने फुल फ्लैश करना है। अब एक स्टूडेंट का सवाल आता है जो रूटीन में परेशान रहते हैं कि सर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। देखिए, मैं हमेशा स्टूडेंट को एक बात बोलता हूं कि यार अब ये एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को आप स्किप कर दो, कुछ नहीं मालूम, हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये कैफ 2 में होता था उसमें फिर भी हम टीचर रिस्क ले लिया करते थे, स्पेशली सेक्शन बी के अंदर, क्योंकि उसमें मैक्रो के अंदर चॉइस वगैरह मिलती थी। लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, 50 एमसीक्यूज आपके आने हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, तो इसमें आपने 100% कवरेज करनी होगी। लेकिन ये सिलेबस में मैं आपको हल्का हल्का गाइड कर दूंगा कि भाई किस अंदाज के, कहां से किस अंदाज के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सिलेबस मैंने आई कैप का यहां पे शेयर किया। माइक्रो सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आ रहा है डिफाइन बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट में आपका क्या हो गया, इसके अंदर आप एक तो ये ले लें कि डिफरेंट जो हमारे गुड्स हो गए, काइंड्स ऑफ गुड्स हो गए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, मेरिट गुड की एक्सटर्नैलिटी, डीमेरिट गुड्स की एक्सटर्नैलिटी, इसी तरह क्लब गुड्स वगैरह की इनकी एग्जांपल्स आ रही हैं, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। इसी तरह अगर इसमें मैं आपको लूं तो इसमें आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस के बारे में आता है। ये हमारी स्टडी टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो पेज नंबर 5 पे आपको पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस, या स्टडी टेक्स्ट से आप ये नोट कर लें कि पेज नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहां पे मेंशन भी कर दिया। तो तमाम स्टूडेंट पेज नंबर 5 को लाजमी देखिएगा, स्टडी टेक्स्ट के पॉजिटिव पूरा पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें से आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इसमें फिर आपकी बात करूं तो इसमें हमारे एजेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी की बात हो रही है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपकी यहां पे आ रही हैं।
नंबर सेकंड पे आ रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टडी टेक्स्ट में, पेज नंबर 15, 16, 17 लाजमी देखिएगा इसको। 15, 16, 17 स्टडी टेक्स्ट के पेज को लाजमी देखिएगा। आई कैप के क्वेश्चंस के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन भी आई हुई है। जब आप पेज नंबर 15 पे आएंगे, पहले 2 लाइनों की डेफिनेशन है वो एक दफा ब्लैंक के अंदर आ चुकी है। फिर उसके बाद इसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के की कॉन्सेप्ट आएंगे, 5 की कॉन्सेप्ट है, उसको लाजमी देखिएगा स्टडी टेक्स्ट में से। फिर अजम्पशन आएंगी, 5 अजम्पशन है, उसको लाजमी देखिएगा। फिर स्केड्यूल डायग्राम है, देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपका 16 पे जो है इसकी प्रॉपर्टीज कंडीशन आनी है, लाजमी देखिएगा। आई कैप अब क्या करे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आई कैप ने बोला कि सेलेक्ट टू अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब उसने क्या किया, उसमें 2 की कॉन्सेप्ट दे दिए। 2 की कॉन्सेप्ट में फॉर एग्जांपल उसने दे दिया ट्रेड ऑफ, दे दिया ऑप्शन ए, दे दिया उसने ट्रेड ऑफ। ऑप्शन बी उसने दे दिया इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑप्शन सी उसने दे दिया फुल एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन डी उसने दे दिया एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन आ गई कि यार कौन से अजम्पशन थी, कौन से की कॉन्सेप्ट थे। अब जो मैंने पहले 2 आपको बताया वो की कॉन्सेप्ट है, बाकी 2 अजम्पशन है। तो मतलब तभी मैंने यहां पे आप लोगों को पेज नंबर भी हाईलाइट किया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये पेजेस लाजमी देखेगा 15, 16, 17 जिसमें डिटेल में आपको ये हाईलाइट हुए हुए हैं, उनको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। देन इसके बाद आ रहा है नंबर 3 पे फीचर्स ऑफ प्लान मिक्स मार्केट इकोनॉमी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को एक आध एमसीक्यूज लाजमी आ जाता है। प्लान्ड इकोनॉमी के सारे नाम आप लोगों को मालूम होने चाहिए, या प्लान्ड इकोनॉमी कह लें, कमांड कह लें, कंट्रोल कह लें, सोशलिज्म कह लें, पब्लिक ओनरशिप कह लें, एक ही मतलब है। इसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। स्टडी टेक्स्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो एज इट इज मालूम होनी चाहिए। फिर हमारा आ रहा है अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इकोनॉमी सेकंड पे, इसको कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेज़र-फेयर, ये फला फला नाम, ये सारे आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाजमी देखिएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी एक दफा क्वेश्चन आया, बच्चे नहीं करके गए, बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये आया मिक्स्ड इकोनॉमी हैज 2 काइंड्स, कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, ट्रू एंड फॉल्स। जो बच्चे स्टडी टेक्स्ट नहीं देखते परेशान हो गए, तो भाई ये भी आपने चीज देखनी है कि 2 किस्म की, तो स्टडी टेक्स्ट में ये चीज भी आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर फीचर्स में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म में कंज्यूमर सॉवरिटी किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, तो वो मैक्सिमम टू लोवेस्ट आना है, लोवेस्ट टू मैक्सिमम जाना है, तो ये चीजें आपने स्टडी टेक्स्ट में देखनी होंगी। नंबर 4 पे आ रहा है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड और इसके बाद जो 7th आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके ऊपर मिल मिला के क्वेश्चन आते हैं, लाजमी इसको देखना है आपने, ठीक है। यानी लॉ ऑफ डिमांड की नेचर के ऊपर आ रहा है, डिराइव डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और राइज एंड फॉल इन डिमांड के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इससे लिंक बन जाता है। काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, यानी इन इलास्टिक, इलास्टिक, ये वो काफी इंपॉर्टेंट है, जरा फोकस करिएगा। और ये तो पूरी इकोनॉमिक्स की मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में करवाते हुए कि ये लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरी इकोनॉमिक्स की, चाहे वह मैं माइक्रो की बात करूँ, मैक्रो की बात करूँ, इसकी बैकबोन है। क्योंकि जब आप मैक्रो में डीवैल्यूएशन वगैरह करते हैं या आप एक्सचेंज रेट करते हैं, तो हर उसमें आपका ये इलास्टिसिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। देन इसका लॉ ऑफ सप्लाई थोड़ा हल्का आसान है, इतना टेक्निकल नहीं है, इसको देख लें आप। इसके साथ फिर आपका लिंक बनेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। फिर आ रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम डिमांड सप्लाई का इंटरेक्शन हो रहा है। मार्केट इक्विलिब्रियम के सारे नाम आपको मालूम होने चाहिए, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस इक्विलिब्रियम, प्राइस स्टेबिलिटी एंड सो ऑन। और फिर इसके जरा डायनेमिक के ऊपर फोकस करिएगा, डायनेमिक के ऊपर जरा फोकस करिएगा। डायनेमिक के अंदर आपका नॉर्मली क्या आ रहा है, इसके अंदर आपका मिनिमम मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी आ रही है, कॉबवेब आ रहा है। कॉबवेब के 2 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन, डाइवर्जन। कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी, डिमांड इलास्टिक होगी, सप्लाई इनइलास्टिक होगी। इसी तरह कन्वर्जन में कॉबवेब कहां से कहां बनेगा, बाहर से टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम बनेगा। डाइवर्जन, ये डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। डाइवर्जन में कॉबवेब हमारा इक्विलिब्रियम से बाहर की तरफ जाएगा। यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी, यानी डिमांड इनइलास्टिक, सप्लाई इलास्टिक। ये चीजों के ऊपर फोकस करिएगा। मिनिमम प्राइस पॉलिसी का दूसरा नाम क्या होता है, मिनिमम प्राइस को प्राइस फ्लोर भी कहते हैं, मैक्सिमम प्राइस को प्राइस सीलिंग भी कहते हैं। फिर इसमें यहाँ पे बफर स्टॉक की डिसएडवांटेजेस देखिएगा लाजमी, जो कि स्टडी टेक्स्ट में मेरे ख्याल से याद आ रहे हैं 57 या 58 पेज पे है, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाते हैं नंबर 8 पे, फर्म कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व। मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को अलग करके ही करवाता हूं, तो आपके पास जो मेरे हैंडआउट्स या
कॉपी में जो और नोटबुक में हमने काम किया उसमें अलग करके हमने किया। कॉस्ट कर्व में जरा फोकस करिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन बना रहे। एक तो वो जो कंबाइंड ग्राफिंग हमने की थी, कॉस्ट कर्व की कैलकुलेशन और ग्राफिंग की थी। जैसे रिसेंटली एक एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स इस तरह का आया कि भाई एमसी हमेशा एवीसी और एटीसी को उसके मिनिमम लेवल से कट करता है, लेकिन लेवल ऑफ आउटपुट अलग होता है, सेम होता है तो अलग अलग होता है, ठीक है। इसी तरह जब एटीसी फॉल हो रहा होता है, एमसी का होता है, आई कैप का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। इसी तरह जब एटीसी राइज हो रहा होता है, एमसी कहां पे होता है, एवीसी फॉल होने के रीजन क्या है, एवीसी एएफसी सॉरी एवीसी पहले फॉल होता है देन राइज होता है, इसकी रीजन क्या है, एएफसी हमेशा फॉल क्यों होता है, इसमें फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ रही है, इम्प्लिसिट कॉस्ट आ रही है। इसी तरह इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इन चीजों के ऊपर जरा आपने फोकस करना हो। सबके जो अलग अलग नाम हैं यानी डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटेंट कॉस्ट भी कहते हैं, स्टडी टैक्स में आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी लिखा हुआ है, तो इन चीजों के ऊपर आपने लाजमी फोकस करना है, यानी इन शॉर्ट सारे नाम आपको मालूम होने चाहिए। इसी तरह रेवेन्यू कर्व हो गया, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। देन इसके बाद आ रहा है हमारा सबसे माइक्रो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम लगता है माइक्रो में करवाने में, यानी जिसको मैं मार्केट स्ट्रक्चर का नाम देता हूं। इसमें परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। दो कंडीशन, एमसी इज इक्वल टू एमआर होगा, एमसी एमआर को नीचे से कट करेगा। फिर एक एमसीक्यू ये आ जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडिविजुअल फर्म क्या होगी, इंडिविजुअल फर्म प्राइस टेकर होगी, इंडस्ट्री क्या होगी, इंडस्ट्री आपकी प्राइस मेकर होगी, ठीक है। इसी तरह मोनोपोली में शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल आ रहा है। परफेक्ट कंपटीशन के शॉर्ट रन में तीनों प्रॉफिट आ रहे हैं, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, सब नॉर्मल। लॉन्ग रन में सिर्फ हमारा जो है नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। रीजन पूछी जाती है कि यार परफेक्ट कंपटीशन के लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट क्यों आता है, क्योंकि फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म है। मोनोपोली के शॉर्ट रन, लॉन्ग रन को बताएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, सिग्निफिकेंट बैरियर है। इसी तरह मोनोपोलिस्टिक के लॉन्ग रन में भी नॉर्मल प्रॉफिट आता है, रीजन वही फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म है। बड़ी कॉन्साइज करके बता रहा हूं, जो जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको ये बातें मेरी समझ में आ रही होंगी, और जो सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पहले पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा फास्ट लेके चल रहा हूं ताकि कॉन्साइज उसमें करें। फिर ओलिगोपोली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओलिगोपोली में ओलिगोपोली की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी देखिएगा, यानी अजम्पशन कह लें या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें। फिर ओलिगोपोली में हमारी स्टडी टेक्स्ट में दो केसेस हैं, कोलूसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली। कोलूसिव ओलिगोपोली मतलब प्राइस कार्टेल की बात हो रही है, उसका डायग्राम लाजमी देखिएगा, उसकी कंडीशन देखिएगा। नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली किंग डिमांड करवा रहे हैं, उसको भी लाजमी देखिएगा, इसके ऊपर अच्छे खासे आपके एमसीक्यूज बन जाते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन बी मैक्रो की तरफ। नंबर 1 मैक्रो, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये वो आपका जो आ रहा है। नेशनल इनकम का चैप्टर लाजमी करें। नेशनल इनकम की डेफिनेशन, मेजर कॉन्सेप्ट में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इनके फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। आईकैप में वो फॉर्मूले भी आपके आ रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम लाजमी करिएगा। ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी का रियल फ्लो, मनी फ्लो, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। इसी तरह सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में जो आप लोगों ने लीकेजेस या विड्रॉल और इंजेक्शन के, वो आपको मालूम होने चाहिए कि लीकेजेस क्या हैं हमारे और इंजेक्शंस क्या हैं। कंजम्पशन सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन फंक्शन को करें। एपीसी एमपीसी को करें, सेविंग फंक्शन में एपीएस एमपीएस को करें, कंजम्पशन फंक्शन में साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को करें। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को लाजमी करिएगा, एमईसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को लाजमी करिएगा। इसके बाद आ रहा है मल्टीप्लायर एसिलरेटर, फोकस करिएगा, हल्का सा इसमें डिफरेंस है। मल्टीप्लायर एसिलेटर को देखें, इनकी कैलकुलेशन करें, देखें मल्टीप्लायर एसिलेटर पे कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज आते हैं आपके। इसी तरह नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के वो वाले भी आ रहे हैं कि भाई जीडीपी को कैलकुलेट करें या जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करें। आईकैप डेटा दे रहा है तो इन चीजों को लाजमी आपने देखना है। मल्टीप्लायर एसिलेटर की आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। बिजनेस साइकिल के फेजेस, बूम, रिसेशन, डिक्लाइन, रिकवरी, इनकी जो फेजेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाजमी देखें। स्टडी टेक्स्ट में बहुत ही कॉन्साइज करके बेहतरीन अंदाज में लिखी हुई है, तो उसको आपने देखते हुए चलना है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पा आ रहा है कि आईकैप ने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी, बोला जा रहा है कि भाई बताओ ये किसकी है, कौन सा फेज है, ये हमारा बूम है, रिसेशन है, ये वो है। इस तरह के भी एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। ओके, पार्ट सी की तरफ आते हैं। फास्ट इसको लेके चलूंगा। डिस्कस एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, यानी पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर की बात हो रही है। टैक्सेशन लाजमी करिएगा, काइंड्स ऑफ टैक्सेस लाजमी करिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकी एग्जांपल लाजमी देखिएगा। एग्जांपल आ रहे हैं कि यार इनकम टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लाजमी देखिएगा।
टैक्सेशन के ऊपर एमसीक्यू आ रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं, फिर वो आपको डेटा दे रहे हैं, फिर बता रहे हैं इसके ऊपर भी वो आपके क्वेश्चंस वगैरह वो बना के दे रहा है कि भाई ये कौन सा टैक्स सिस्टम है हमारा, प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शन, ये लाजमी देखना होगा। इसी तरह कैनन ऑफ टैक्सेशन को लाजमी देखेगा। इसके बाद डिस्कस काइंड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी लाजमी करना है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, इसकी लिमिटेशंस आपको मालूम होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। उसके बाद स्टेट की फीचर ऑफ पाकिस्तान प्रिवेलिंग फिस्कल बजट, इसको आप देख लें, इसका इतना खास नहीं है, कर लें हल्का फुल्का तो, लेकिन इतना खास नहीं है। नंबर 4 मनी एंड बैंकिंग, इसको लाजमी देखिएगा, मनी के चैप्टर को लाजमी देखे। इसी तरह सर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर जो वेलोसिटी को कैलकुलेट किए करना होता है वो इसके ऊपर एमसीक्यूज आपके आ रहे हैं अच्छे खासे, उसको लाजमी देखिएगा। मनी के फंक्शंस वगैरह को देखें, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस आप लोगों को मालूम होने चाहिए, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंपैक्ट आएगा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंपैक्ट आएगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल आपके क्या क्या है, इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्वांटिटेटिव टूल कितने हैं, क्वालिटेटिव कितने, उनके क्या क्या नाम है। इन्फ्लेशन, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, उसकी इन्फ्लेशन की डिफरेंट काइंड्स, हमारी ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया, इसी तरह आपका माइल्ड इन्फ्लेशन हो गया, मॉडरेट इन्फ्लेशन हो गया, लो इन्फ्लेशन, ये सारे आपको मालूम होने चाहिए। डिफ्लेशन मालूम होना चाहिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डायग्राम के साथ आपको मालूम होना चाहिए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के क्या कॉजेज हैं, स्टडी टेक्स्ट में बड़ा बेहतरीन लिखा हुआ है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के क्या कॉजेज हैं उसको आप देखेंगे। क्या हमारा कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं इन्फ्लेशन के इकोनॉमी के ऊपर। फिर इसमें प्राइस इंडेक्स आ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ रहा है, उसकी लिमिटेशंस वगैरह आ रही हैं, उसको लाजमी देखिएगा। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, उसके ऊपर कैलकुलेशन वगैरह हमारी आती है। अनएम्प्लॉयमेंट को लाजमी करें। अनएम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट की काइंड्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड एफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो सारी चेक करें। इसके बाद फिलिप्स कर्व और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व लाजमी देखना है आपने, ठीक है। इनके ऊपर एमसीक्यूज आ रहे हैं, जो बच्चों का फीडबैक आ रहा है, जो मैंने हम लोगों ने बनाया वीडियो, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद नंबर 9 में आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, इंटरेस्ट रेट वगैरह, नॉमिनल, रियल इंटरेस्ट रेट कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड करें, इसकी कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करें। इसी में फिर आपका डीवैल्यूएशन वगैरह आ जाएगा। जे कर्व, इनवर्ट जे कर्व, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। टर्म ऑफ ट्रेड को लाजमी देखना है। और फिर ये आपका एक्सचेंज रेट आ रहा है, एक्सचेंज रेट के ऊपर फिक्स, फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोट को लाजमी देखें, क्या क्या कॉजेज हैं, एडवांटेजेस देखें। तो मैंने देखें वही जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपने किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना, बहुत ही फास्ट में लेके गया ताकि एक कॉन्साइज करके मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि किस अंदाज के आ रहे हैं। तो स्टडी टेक्स्ट के अंदर आप उसको फोकस करते हुए करेंगे तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। सेकेंडली एक और चीज़, हमारा यहाँ पे जो मॉक वगैरह होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टूडेंट के फीडबैक के ऊपर बना रहे हैं, तो जो जिन स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 0321 2155 990, या आप हमारे एडमिन में कॉल कर सकते हैं। तो सर हसन होते हैं, वो आपको जो है इसका पीडीएफ वगैरह जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो जो आउटसाइडर स्टूडेंट हैं अगर वो चाहें तो हम उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। पेपर के बाद फीडबैक आपने लाजमी देना। अब तो नंबर भी आ गया, बताइएगा कि माशाल्लाह पेपर आप लोगों का कैसा हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।